हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करा था जिसका नाम था साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स, इसमें से हमने 5 अपने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। बाकी क्या हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखो, हमारा जो छठा फीचर है वो है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो कहना क्या चाहता है ये पढ़ते हैं, स्टार्ट करते चलो। डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएट विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो देखो, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट का डॉक्ट्रिन है कि पार्लियामेंट सोवरेन होनी चाहिए। ये कहां से एसोसिएट है? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से एसोसिएट है। कहां से एसोसिएट है? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से एसोसिएट है। ठीक है। और दूसरा जो है प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेंसी, जो जुडिशरी के सुप्रीमेंसी होने का जो सिस्टम है वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से एसोसिएट है। जो हमारी जुडिशरी के सुप्रीमेसी होने का सिस्टम है वो कहां से एसोसिएट है? अमेरिका सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया ने क्या करा, ना हमने पार्लियामेंट्री को ज्यादा सोवरेन बनाया और ना ही साथ साथ हमने जुडिशरी को सुप्रीम कर दिया। हमने दोनों को बैलेंस करा। कैसे करा? देखो, द फ्रेमर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है परफेक्ट एंड प्रॉपर सिंथेसिस। ठीक है। हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर थे उन्होंने क्या करा, एक परफेक्ट तरीके से प्रॉपर सिंथेसिस कराया बिटवीन द ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड द अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी। हमने दोनों किस तरीके से कर दिए, एक बैलेंस तरीके से अरेंज कर रखा है। कैसे अरेंज कर रखा है बैलेंस तरीके? देखो, जो लॉ बनाने की पावर है, मेजर पोर्शन जो है, मेजर पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन अमेंड करता है? पार्लियामेंट। कौन अमेंड करता है? पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट ने क्या बनाया? एक नया लॉ बनाया। क्या बना दिया? एक लॉ। इस लॉ को रिव्यू करने की पावर को किसके पास है? इस लॉ के रिव्यू करने की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। मतलब दोनों को एक दूसरे के साथ बांध दिया, मतलब दोनों ही एक दूसरे के लिए जरूरी बना दिए। ठीक है। नेक्स्ट फीचर, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखो, जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा कैसा फीचर है, एक फेडरल और नॉन फेडरल दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमने जुडिशरी को इंटीग्रेटेड कर रखा है और साथ साथ इंडिपेंडेंट भी कर रखा है। तो उसका इंडिपेंडेंट वाला फीचर है वो फेडरल है और जो इंटीग्रेटेड वाला है वो नॉन फेडरल है। देखो क्या करा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा, एक ऐसा जुडिशियल सिस्टम दिया जो क्या है, इंटीग्रेटेड है और साथ साथ क्या है, इंडिपेंडेंट भी है। कैसे? अब देखो क्या हुआ कि भाई अगर कोई लॉ, यहाँ पर हमने देखा कि भाई लॉ बनाया किसने? पार्लियामेंट ने। उसके बाद इसको जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके पास है? कोर्ट के पास है। अब कोर्ट ने जब इसका जुडिशियल रिव्यू करा, अगर ये लॉ स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से मैच नहीं खाता, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये लॉ स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से मैच नहीं खाता तो जुडिशरी के पास पावर है इसको क्या करने की? वॉइड करने की। ये तो तभी पॉसिबल है ना जब वो इंडिपेंडेंट होगी। अगर इंडिपेंडेंट नहीं होती तो वो क्या इसको वॉइड कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमारा जो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड का मतलब देखो हमारे यहाँ ना, जैसे हमने गवर्नमेंट को सेपरेट कर रखा है, जैसे हमने गवर्नमेंट को सेपरेट कर रखा है सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है। सेंटर अलग लॉ बनाएगी, सेंटर और स्टेट अलग लॉ बनाएगी। सेंटर लिस्ट अलग है, स्टेट लिस्ट अलग है। ऐसा हमने कोर्ट को सेपरेट नहीं कर सकता। कोर्ट क्या है? इंटीग्रेटेड है एक लेवल में। सबसे पहले आपका लोअर कोर्ट आता है, फिर आपका हाई कोर्ट आता है, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट आता है। ठीक है। सबसे पहले आपका लोअर कोर्ट आता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जो लोकल कोर्ट होते हैं वो, उसके ऊपर आपका हाई कोर्ट आता है जो स्टेट लेवल पे होता है, और सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक फेडरल कोर्ट है। कैसा कोर्ट है? फेडरल कोर्ट। दैट है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। क्या मतलब है इसका? दैट इज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। मतलब ये एक ऐसा कोर्ट है जहां पर आप सबसे आखिरी, जो आपकी सबसे आखिरी अपील है, मतलब सबसे ऊंचाई में जाकर जहां पर जाके अपील करते हो वो यही कोर्ट है। यहाँ के ऊपर और कुछ नहीं है, आप यहाँ पे जाके अपील कर सको। ठीक है। देखो कैसा सिस्टम होता है। सपोज करो आपने कोई लोअर कोर्ट में केस डाला। ठीक है। आपका एक केस था यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पे जो डिसीजन आया, जो यहाँ का वर्डिक्ट था, उससे आप खुश नहीं हो तो आप उस केस को कहाँ ले आ सकते हो? हाई कोर्ट में ले आ सकते हो। ठीक है। हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, जो वर्डिक्ट दिया, उससे भी आप खुश नहीं हो तो आप वापस कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है। मान लो कल को सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देती है, आप उस डिसीजन से भी खुश नहीं होते हो तो दोबारा आप कहाँ जाओगे? देखो आपके पास फिर से पावर है, आप फिर से दोबारा कहाँ? सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हो। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में बहुत रेयर ही चांस होता है कि कोई गलती होती है। ठीक है। लेकिन फिर भी गलतियां तो सबसे हो सकती है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो क्या, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट ही क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का गारंटर है। अगर आपको लगता है कि आपको आपके एक भी फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे, तो आपको कौन से कोर्ट को रीच करना है, सुप्रीम कोर्ट को। कौन से कोर्ट को रीच करना है, सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये आपका गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे भाई, अब देखो क्या हुआ, अब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें बदलाव कौन कर रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम कर रही है। पार्लियामेंट ने अगर उसके अंदर कोई बदलाव करा और वो बदलाव ठीक नहीं है, हम अगर लगता है हम लोगों को वो बदलाव ठीक नहीं है, हम आवाज उठाएंगे उसके खिलाफ कि वो गलत है या सही है। बोलने का अधिकार किसका है, सुप्रीम कोर्ट का। हम धरना नहीं दे सकते, हमें कहाँ जाना है, सुप्रीम कोर्ट को रीच करना। भाई सुप्रीम कोर्ट उसका डिसाइड करेगा कि जो लॉ बनाया था वो गलत है या सही है। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। उसके बाद देखो आपका अगला है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो भाई आर्टिकल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 से लेके 32, आर्टिकल 14 से लेके 32, वैसे तो 12 से 32 है, लेकिन मेनली जो है 14 से लेके 32 किससे डील करते हैं, फंडामेंटल राइट से डील करते हैं, जो हमारे को बहुत सारे राइट देते हैं, ठीक है। जनरली हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनके बारे में आप आगे चल के डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। और जो हमारा आर्टिकल 32 है वो हमारे को कुछ रिट्स पावर देता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो हमारा छठा राइट्स है उसके खिलाफ हमारा, उसके लिए हमारा क्या देता है, कुछ रिट्स पावर देता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जितने भी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, दे आर नॉट सैक्रोसेंट, ठीक है। वो क्या है, सैक्रोसेंट नहीं है, वो हमारे लिए हमेशा नहीं है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एंड curtail and repeal by the parliament by constitutional amendment, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके कोई से भी आर्टिकल को कर्टेल करा जा सकता है, कोई से भी फंडामेंटल राइट्स को हटाया जा सकता है और बदला भी जा सकता है, ठीक है। जैसा कि अगर आपको याद होगा, पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, जो 7वां था हमारा क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको हटा के हमने आज क्या बना रखा है, लीगल राइट बना दिया, उसको क्या बना दिया है, लीगल राइट। अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या फंडामेंटल राइट नहीं है, अभी क्या है, लीगल राइट है। मतलब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, ठीक है। मान लो कभी हमारे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी हमारे 2 राइट छोड़कर 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए जाते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला फीचर है वो क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। तो क्या हुआ कि भाई जो डीपीएसपी के होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे स्टेट को गाइड करते हैं किस हिसाब से उनको हमारे लिए पॉलिसी तैयार करनी चाहिए, ठीक है। ये कौन गाइड करता है, डीपीएसपी। इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनका कमेंट था डीपीएसपी पे, क्या, डीपीएसपी इज अ नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा भाई कि ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या नोवल फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि यही क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को गाइड कर रहा है किस हिसाब से उनको हमारे लिए पॉलिसी बनानी चाहिए, किस हिसाब से उन्हें अपने स्टेट के वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। तो देखो करता क्या डीपीएसपी, इट मीन प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। तो डीपीएसपी क्या करता है, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी का, सामाजिक जीवन को हमारे और हमारी अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए क्या करता है, प्रमोट करता है, उस चीज को क्या करता है, प्रमोट करता है। दिस सीक टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, ठीक है। इसका जो मोटिव है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एक वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करना, जहां पर सभी को इक्वालिटी मिल सके, ऐसा स्टेट स्टैब्लिश करना, ठीक है। और एक खास बात, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर एंड नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, ठीक है। आप कभी भी क्या करते हैं, आप कभी भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। आप कभी भी डीपीएसपी को जस्टिफाई नहीं कर सकते और कोर्ट में इन्फोर्स तो कर ही नहीं सकते, मतलब कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। अगर गवर्नमेंट इसके रूल को ना भी माने, इसके प्रोसीजर को फॉलो ना भी करे, तभी भी आप उसको कोर्ट में क्या नाम है, इन्फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। आपका अगला है फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन सा, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। इट एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे ऐड हुआ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसका मतलब क्या है कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज जो थे वो स्टार्टिंग से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, हमने बाद में ऐड करे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये हमने बाद में ऐड करा है। कब ऐड करा है, बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और मैंने आपको पीछे बताया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको कहाँ ऐड करा गया, तो भाई इसकी वजह से हमने पार्ट 4 ऐड करा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में,
ठीक है, पार्ट 4 ए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा और इसके अंदर केवल एक ही आर्टिकल है 51 ए। पार्ट 4 ए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड करा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, और जिसके अंदर एक सिंगल आर्टिकल आता है 51 ए, तो बहुत सारी ड्यूटी इसके अंदर आती है, ठीक है, जैसे रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। ये भी क्या है, नॉन इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। एक बार आप फंडामेंटल ड्यूटी जितनी भी हमारी 10-11 सब पे नजर मार लेना, ठीक है। और देखो एक फंडामेंटल ड्यूटी हमने बाद में ऐड करी थी बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट 1989 में, ठीक है, 86th अमेंडमेंट एक्ट 1989 में हमने एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी थी, ठीक है। अब ये कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये आप लोग मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले उस पे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। देखो जैसा कि हमें अगर याद होगा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने पढ़ा था कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट थी उसमें नेहरू जी ने एक रेजोल्यूशन दिया था, क्या दिया था, एक रेजोल्यूशन दिया था जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जब उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था उन्होंने तभी इस पर एक बात कही थी कि भाई जो हमारा रेजोल्यूशन है वो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी आगे चल के, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी आगे चल के, वो किसके बेस पे बनेगी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बेस पे बनेगी। लेकिन उस टाइम ये चीज पॉसिबल नहीं थी। तो देखो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है कि भाई एवरी सिटीजन नॉट लेस देन 21 ईयर हैव अ राइट, ठीक है, हर वो सिटीजन जिसकी एज 21 ईयर से कम नहीं है, 21 ईयर का जो है, ठीक है, हैव अ राइट टू वोट, उसके पास वोट देने का अधिकार है। लेकिन बाद में हमने क्या करा, इस एज को रिड्यूस कर दिया, 21 से 18 कर दिया हमने, 21 से इसको क्या कर दिया, 18 कर दिया। कब करा था, 1989 में करा था, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये क्या करता है, हमारे डेमोक्रेटिक को, डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को बहुत वास्ट कर देता है, ब्रॉड कर देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को अपहोल्ड करता है, बढ़ावा देता है, अनेबल माइनॉरिटी टू प्रोटेक्ट दियर इंटरेस्ट, ठीक है। और जो माइनॉरिटीज है उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप देखो ये कुछ खास बड़ा नहीं है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा लिखा नहीं है यहाँ पर इसके बारे में। तो सिंगल सिटीजनशिप क्या है, जैसे कि हमने देखा अमेरिकन फेडरेशन में डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, डुअल सिटीजनशिप, डुअल गवर्नमेंट है क्योंकि वहाँ पे है ना, डुअल गवर्नमेंट। हमारे इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया में गवर्नमेंट तो डुअल है, गवर्नमेंट हमने डुअल ले रखी, लेकिन सिटीजनशिप क्या है, सिटीजनशिप सिंगल ही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि है इंडिपेंडेंट बॉडी। देखो क्या था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसने केवल हमारे को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में ही नहीं बांटा, उसने समय की अहमियत को समझते हुए उसने टाइम को देखा, उसे पता था कि भाई आगे आने वाले टाइम में हमारे को इंडिपेंडेंट बॉडी की भी जरूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो हमारे को इनकी भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट ओनली प्रोवाइड लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा केवल लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव नहीं देता, बल्कि साथ साथ ऑल्सो स्टैब्लिश सर्टेन इंडिपेंडेंट बॉडी, कुछ इंडिपेंडेंट बॉडी भी स्टैब्लिश करता है। उसे पता था कि भाई इंडिपेंडेंट बॉडी की हमारे को आने वाले टाइम में बड़ी नीड पड़ने वाली है, इंडिपेंडेंट बॉडी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि उसने क्या स्टैब्लिश करा, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। देखो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट होना बड़ा जरूरी है। सपोज करो अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं होता तो कोई भी पार्टी वाला आता कहता है चल भाई इतने पैसे दूंगा, इलेक्शन का रिजल्ट मेरे पक्ष में आना चाहिए, है ना, उसको खरीद लेता, बहुत आसान था ये। लेकिन ऐसा नहीं होता। इलेक्शन कमीशन क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो क्या कराती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराती है, ठीक है। दूसरा कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, देखो ये सारी चीज़ें ना आप एक एक चैप्टर पढ़ोगे बाद में आगे चल के, लेकिन थोड़ा थोड़ा जान लो। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, देखो ऑडिट जनरल का काम क्या होता है, स्टेट और सेंटर ने कितना एक्सपेंडिचर करा, कितना अर्न करा, उन सभी के अकाउंट को हैंडल करना, उनकी अकाउंट को ऑडिट करने का जो काम होता है किसका, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल का होता है, ठीक है। इसका भी इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। तीसरा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, जो कि आपको पता है ऑल इंडिया सर्विसेज के जितनी भी ऑल इंडिया सर्विसेज है उनके एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, और वो फ्री एंड फेयर तरीके से होने चाहिए ताकि रिक्रूटमेंट जितनी भी है वो सही से हो सके। चौथा है आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब हर स्टेट की अपनी एक सर्विस होती है, और उस सर्विस को फिल करने के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है वो कौन कराता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है, और इसका भी इंडिपेंडेंट रूप से होना बहुत ज़्यादा
जरूरी है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले उसकी तरफ जो कि है इमरजेंसी प्रोविजन। देखो इमरजेंसी प्रोविजन जो है ये एक अनोखे फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। कैसे, तो क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन इलेबोरेट इमरजेंसी प्रोविजन। हमने केवल इमरजेंसी प्रोविजन ही नहीं लिया, हमने उनको अच्छे से इलेबोरेट कर रखा है कि भाई कब किस कंडीशन में कौन सी इमरजेंसी लगेगी, किस कंडीशन में कौन सी इमरजेंसी लगेगी और कितने टाइम के लिए लगेगी। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने इमरजेंसी प्रोविजन को इलेबोरेट कर रखा है टू इनेबल द प्रेसिडेंट टू मीट एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इफेक्टिवली। कि भाई कभी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाते हैं, मान लो कभी ऐसा समय आ जाता है जो नहीं आना चाहिए, उस कंडीशन में किस तरीके से वर्क करना है, इसके लिए हमने क्या ले रखा है, इमरजेंसी प्रोविजन को ले रखा है। तो देखो इमरजेंसी 3 टाइप की होती है। नेशनल इमरजेंसी जो कि हमें मिलती है आर्टिकल 352 से, स्टेट इमरजेंसी जो कि हमारे को मिलती है आर्टिकल 356 से। ठीक है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि हमें मिलती है आर्टिकल 360। ठीक है, ये 3 इमरजेंसी हमारे को, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी जब लगाई जाती है तो पूरे नेशन पे लगती है। जब मान लो कोई नेशन, हमारा पूरा नेशन किसी संकट से जूझ रहा है, उस समय हम नेशनल इमरजेंसी लगा दो। जैसे कि अगर आपको भी याद होगा कोरोना टाइम पे लगा था, हमारे इंडिया में पूरा कोरोना पैंडेमिक फैला हुआ था, उस समय नेशनल इमरजेंसी तो नहीं कह सकते लेकिन लॉकडाउन था, तो वो समझ लो उसी तरीके का था कुछ। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी मतलब मान लो जब किसी स्टेट की मशीनरी वर्क करना बंद कर देती है, या वहाँ का जो सीएम है उनकी डेथ हो जाए, या सीएम ने इस्तीफा दे दिया, या किसी भी तरीके से, या सीएम जो है वहाँ पे वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे, उस केस में हम क्या करते हैं, वहाँ पर स्टेट इमरजेंसी लगा देते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब है जब हमारा देश फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा हो, मतलब हमारे पास पैसों की बड़ी तंगी चल रही है। ठीक है, जैसा भी आपने हाल फिलहाल देखा था पाकिस्तान के साथ हो रहा था, ठीक है, और श्रीलंका के साथ या बांग्लादेश के साथ जो भी था, जैसा आपने देखा कि अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान के साथ हो रहा था, है ना, वो क्या थी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसके अंदर जो चीज़ों के प्राइस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। तो अब क्या है कि जो इमरजेंसी प्रोविजन है ये ना एक अपने आप में एक स्पेशल फीचर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर से मिले हुए हमारे को। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई भी इमरजेंसी लगा दें, तीनों में से कोई भी इमरजेंसी लगा दें, तो सारी पावर किसके पास चली जाती है, सेंटर के पास चली जाती है। सारी पावर किसके पास चली जाती है, सेंटर के पास। ठीक है, जिसकी वजह से फेडरेशन विद यूनिटरी बन जाता है कि भाई क्या है कि भाई अब जब इमरजेंसी लगे उस समय हम किसकी तरह काम करेंगे, यूनिट की तरह काम करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे। ठीक है, जो अगला फीचर है वो 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट। देखो ये हमारी गवर्नमेंट का ना एक सबसे अनोखा फीचर है, जो कि देखो अगर हम बात करें पहले की, तो स्टार्टिंग में हमने कोई 3 टायर गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं लिया था। ओरिजिनली जैसा सबका था, ठीक है, इंडिया के अंदर भी जो इंडियन फेडरेशन थी उसके अंदर भी क्या थी, डुअल पॉलिटी सिस्टम था। ठीक है, जैसे बाकी फेडरेशन में था वैसे सेम इंडियन फेडरेशन में भी डुअल पॉलिटी सिस्टम था। लेकिन लेटर 73rd एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, 73rd एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से हमने क्या करा, इंडिया के गवर्नमेंट को 3 टायर गवर्नमेंट कर दिया। क्या कर दिया, 3 टायर स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है, जिसमें हमने क्या नया ऐड करा, कंसेप्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, LSG, कंसेप्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ये हमने ऐड करा, जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 और पार्ट 9A, शेड्यूल 11 और शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 ऐड हुआ। ठीक है, पार्ट 9 और शेड्यूल 11 डील करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, और पार्ट 9A और शेड्यूल 12 डील करता है किससे, आपका म्यूनसिपैलिटी से। ठीक है, ये थे हमारे फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, इसके बाद हमारा कुछ क्रिटिक्स पढ़ने हैं। देखो हमने फीचर तो पढ़ लिए, लेकिन आपको पता है क्रिटिक्स भी मिलते हैं हमारे को, तो क्रिटिक्स हमारे को अब पढ़ने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम क्रिटिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था तो हमने फीचर पढ़ लिए, देखो हमारा कुछ क्रिटिक्स भी मिले, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ क्रिटिक्स मिले। क्या क्या क्रिटिक्स मिले उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली के जो कुछ लोग थे, या जो बाहर के जो लोग थे, कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो लोग थे हमारे जितने भी, उन्होंने क्या कहा कि भाई जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि हमने क्या करा था, बोरो फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बोरो फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफी चीजें कहाँ से ली थी, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी। हमने पीछे पढ़ा कि भाई हमने पहले क्या करा, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, अच्छे से रैंक सर्कल करा, खंगोल लिया, उसके बाद हमने अपना संविधान बनाया था। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से अलग अलग चीजें उठाई थी, मॉडिफाइड मैनर से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली थी, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा जाता है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, अ कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट।
देखो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा भी था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हाफ ऑफ से ज़्यादा, ठीक है, हाफ से भी ज़्यादा चीज़ें जो है वो 1935 एक्ट से ली गई है, ठीक है। तो इसका मतलब इसीलिए जो क्रिटिक्स थे उन्होंने क्या कहा कि भाई ये कार्बन कॉपी है 1935 एक्ट की, लेकिन भाई हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसके रिप्लाई में कहा था कि भाई क्या कि जो गुड्स चीज़ें थी हमारे जो 1935 एक्ट में जितनी भी गुड्स चीज़ें थी, गुड चीज़ें थी, अच्छी चीज़ें थी, हमने सिर्फ उन्हीं को अडॉप्ट करा है और अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं होती, ठीक है। एंटी इंडियन, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है, एंटी इंडियन है, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से ठीक नहीं है, इंडिया के स्पिरिट को, इंडिया के कल्चर को सूट नहीं करता, ये क्या है, बाहर के विदेशी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इसको क्या कहा गया, एंटी इंडियन कहा गया, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोविजन थे वो इंडिया के बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए थे। एन अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने क्या कहा, एक अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें हमने गांधी जी की फिलोसफी को ऐड नहीं करा था। क्यों, देखो इसके लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कहा भाई कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एकदम बिल्कुल ठीक वैसा है जैसा गांधी जी नहीं चाहते थे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था अपने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाले में कि गांधी जी चाहते थे ग्रास रूट लेवल, और पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये हमने अडॉप्ट नहीं करी, ठीक है, हमारी जो पॉलिटिक्स है वो अलग है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एन अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि हमने इसके अंदर गांधी जी के एक भी आइडियाज नहीं डाले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद एलिफेंट साइज कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि देखो हमारे को पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल भी क्या है, एलिफेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज़्यादा लेंथीएस्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए इसको एक एन एलिफेंट साइज कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये इसके कुछ क्रिटिक्स है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आपको चैप्टर्स के नोट चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे आपको नोट्स PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।